इसके ऊपर वाले माध्यम में क्या भरा हुआ है? वायु। और ये कांच, और ये फिर से वायु, यही मिलेगा। जब प्रकाश की किरण इस कांच के गुटके पर आपतित होगी तो वो वायु से कांच के अंदर प्रवेश करेगी, और जब इधर प्रवेश करेगी तो वो थोड़ी सी अवलंबी क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। जबकि इस कांच की इस प्रकाश की किरण को सीधा ऐसे जाना था, जबकि ये थोड़ी सी क्या हो गई? झुक गई। अब ये प्रकाश की किरण इस कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो फिर ये अविलंब से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। इसके लिए यहां पर अपन अविलंब बनाएंगे, और एक अविलंब हमने यहां बनाया तो इसका ये आपतित किरण है, इसका एंगल क्या होता है बताओ? आपतन कोण क्या बनता है? और इस अविलंब के साथ ये अपवर्तन कोण क्या बनता है? आर। यहां पर एक बात और सुनो, ये जो कोण है, जैसे हमने ये वाली आकृति आपको कभी भी दिखाई दे तो इसके ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री का हुआ तो ये वाला भी। तो यहां पर ये आकृति आप ध्यान से देखो, ये वाली और ये अविलंब वाली है ना, और ये प्रकाश की किरण सीधी ऐसे जा रही है इधर, तो इसको इधर जाती हुई ये बनेगी, और इधर ये अविलंब सीधा बना हुआ है। तो यहां से इतने से ये जितनी वैल्यू इसके ऊपर है, बस इसके बीच में ये वाली किरण झुक गई है। इस वाली किरण को अगर हम हटा दें तो ये कोण है ना, दोनों कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? तो यहां पर भी कितना हो जाइए? आई, लेकिन बीच में अपन एक एंगल ये कौन सा है? आर आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से समझ लो दोबारा से, नहीं तो ये एंगल आपके समझ नहीं आएगा तो सवाल रह जाएगा। ये आपतित प्रकाश की किरण है और सीधी ऐसे ही जा रही थी, और इस पर एक अविलंब है, लेकिन ये अगले माध्यम में आ रही है तो यहां से मुड़ जाती है अविलंब की और झुक जाती है। ये तो हो रहा है। अगर हम इस किरण को हटा दें यहां से तो ये वाला एंगल कितने का है? 10 का मान लो, तो ये भी कितने का होगा? 10 का। लेकिन हमने इसके बीच में एक ये किरण क्या है? अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए यहाँ पर एक कोण और बन रहा है। अगर ये वाला कोण मान लो 2 का बन रहा है तो इधर वाला कोण कितने का होगा? फिर ये वाला कितना बचा? 8 बचा। यानी कि अपन ने कैसे पता लगाया? ऊपर वाला 10 का है, और ये जो झुकी हुई किरण ने अविलंब के साथ जो कोण बनाया है उसको इसमें से घटा दिया। 10 में से ये जो कोण बन रहा है अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण है। कौन सा था? ये आने वाली किरण से बन रहा है आपतन कोण, और ये कौन सा है यहाँ पर? अपवर्तन कोण, क्योंकि ये किरण अविलंब की ओर झुक गई है। ये मान लिया हमने 2 डिग्री का, लेकिन रियल में अगर ये झुकती नहीं तो किरण सीधी ऐसे जाती, और इससे जो कोण कितने का बनता? तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोण में से और ये जो बन गया है 2 डिग्री का, इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी कि इसको हम 8 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताएं। तो ये 8 है, यानी कि यहां पर तो वैल्यू मैथ में है ही नहीं, तो हम 8 कैसे लिख सकते हैं? यहां पर हम क्या लिखेंगे? आई में से आर को घटाएंगे, आई में से। तो ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा बन रहा है? आई माइनस आर। इतना समझ में आया कि नहीं? यहां पर आई है और आई में से हमने क्या घटा दिया? आर। तो ये जो कोण बनेगा आई में से आर को घटा करके, आई माइनस आर। ठीक है। फिर इस वाली किरण को हमने नाम दिया ए, और यहां पर लिख दिया हमने बी। तो ये आपतित किरण है, इसको नाम दे दिया ए बी। अब यहां से अपवर्तित हो जाएगी जब ये कांच के अंदर प्रवेश कर गई, तो यहां से बी और यहां तक इसको मान लेते हैं अपन सी, तो ये हो जाएगा सी। और यहां से फिर ये किरण वायु में प्रवेश कर गई है, अविलंब से दूर हट गई है, यहां इसको नाम देते हैं डी। ठीक है। अब
इस किरण को क्या कह रहे हैं अपन, आपतित किरण। इसने ये जो कोण बना है आपतित किरण जैसे ही कांच के अंदर प्रवेश करी तो वह अवलंब की ओर झुक गई और यहाँ पर आर कोण बना। अब ऐसी आकृति आपको कभी भी दिखाई दे और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल इधर बनेगा। एकांतर कोण नियम से आपको पहले भी बताया था कि नहीं। जैसे ये आकृति है और ये है, इधर हमने 10 डिग्री का कोण बनाया है तो इधर भी कितने का बनेगा, अपोजिट साइड कैसी होती है इसकी भी बराबर। तो ये यहाँ पर ये बनना है आर और ये वाला कोण फिर कितने का बन जाएगा, ये भी कितने का होगा, आर। ठीक है, ये आर का तो ये आर का, दोनों के ये वाला देखो ये बन रहा है, ये है ना। तो एकांतर कोण नियम से जब ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण यहाँ कांच के गुटके से जैसी वायु में निकल रही है तो यहाँ पर एक कोण बन गया जिसको अपन कहेंगे ई, यानी कि निर्गत कोण। अब इनके नाम बताते हैं। जो आने वाली किरण है इसको अपन आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, और ये किरण जैसे ही कांच के गुटके में प्रवेश कर गई तब इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, और जैसे ही ये कांच के गुटके से बाहर निकली तब इसको क्या कहेंगे, निर्गत किरण। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। ठीक है। अब जो प्रकाश की आपतित किरण है ये सीधी ऐसे जानी थी लेकिन यहां से तो ऐसे प्रवेश करी और कांच के गुटके से यहां से निकलती दिखाई दे रही है। दोनों की स्थिति अलग अलग हो जाएगी क्योंकि ये के माध्यम बदल रहे हैं इस वजह से। अब ये जो किरण प्रकाश की किरण सीधी जा रही है और ये वाली, ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है। ये किरण और ये किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी। कितनी मान लेते हैं, यहां से यहां तक के बीच की दूरी मान ली हमने ये डी। यहां से हमने इस पर एक लंब डाल दिया तो इसको हमने नाम दे दिया एफ, और इस वाली किरण को हम अगर पूरा यहां मिलाएं इसको नाम दे देते हैं ई। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए होंगे जो आपको दिख रहे हैं, देखो बी ई और सी त्रिभुज बन गया था ना एक। दूसरा यहां से देखो बी सी एफ, दो त्रिभुज बन गए। अब इनके नाम लिख लो पहले। इसमें ए और बी कौन सी किरण है, चित्र से ए बी आपतित फिर बी सी अपवर्तित फिर सी सी डी निर्गत अब ये जो आई है वो कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये जो आर है वो कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण। हाँ चलो नहीं अभी तो तू आ जाना इधर देखना, उसको पता ही नहीं है। ले देख इधर, ए बी कौन सी किरण है, बी सी कौन सी किरण है, और यहां से सी और डी कौन सी है, आई कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण, और आर कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण। इसके बाद इसमें कोण ई है जिसको अपन क्या कहेंगे, निर्गत कोण है, किरण नहीं, निर्गत कोण। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, आ गया।
फिर से सुन लो। अब इसमें एक हेडिंग लगी है पार्श्विक विस्थापन, ये क्या होता है? तो आपतित किरण और कांच के गुटके से समांतर निर्गत किरण के बीच की दूरी, ये है ना आपतित किरण, है ना, इस दृष्टि से आनी चाहिए, और कांच के गुटके से यहां से कर रही है। इन दोनों किरणों के जो बीच की दूरी है, इसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। ये जो स्मॉल डी लिखा है, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल डी को ही क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब आपतित किरण और कांच के गुटके से निकली समांतर निर्गत किरण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लिख लोगे? फिर से सुन लो। पार्श्विक विस्थापन में क्या लिखना है? आपतित किरण और कांच के गुटके से निकली समांतर निर्गत किरण के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। अब इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं उनसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां से बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी से अब यहां विशेष ध्यान देना है तुम्हें, ये बनना है 90 डिग्री का एंगल। यहां इस एंगल की वजह से ये तो हो गया कर्ण, ठीक है, और ये कांच के गुटके की मोटाई हमने मान ली टी, इस कांच के गुटके की मोटाई मान लेते हैं स्मॉल टी। अब ये जो इतनी दूरी है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक बी से ई तक, बी से ये अपन को दी गई है, ये अपन को दी नहीं गई। यहां तक कितनी दूरी है ना, अपन को ये दिया गया है, जो दिया गया है अपन उसको लेंगे पहले। तो ये वाली लाइन दी गई, इसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन क्या है? कर्ण है। कौन सी लाइन है ये? और इस वाले एंगल की वजह से ये वाली लाइन है, ये आधार है। कौन सी है? तो इस एंगल के हिसाब से ये आधार और इसके हिसाब से ये कर्ण। तो अपन को ये आधार, क्योंकि अपन को ये लाइन लेनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू दी जा रही है अपन को। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आधार और कर्ण दोनों आए? लाल बट्टी कक्का में बताओ। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे तो कॉस थीटा, लेकिन यहां पर तो एंगल कौन सा है? आर है, तो अपन क्या लिखेंगे? कॉस आर बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार अपन ने ये वाला है, इस एंगल की वजह से बी ई, है ना, तो अपन यहां लिख लेंगे बी ई, क्योंकि अपन इसी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। अब कर्ण बी सी, लेकिन बीई की वैल्यू तुम्हें दे रहा है स्मॉल टी, यहां से बी से ई तक दिया है, तो यहां हम क्या लिख देंगे? स्मॉल टी। ये क्या लिख दिया हमने? बी सी है। यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल टी। तो कॉस आर बराबर स्मॉल टी अपॉन में क्या है? बी सी इधर आ जाएगा, कॉस आर को इधर ले आओ, बी सी बराबर ऊपर स्मॉल टी और नीचे कॉस आर। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसके बाद यहां तक पहले समझ में आया। इसके बाद एक त्रिभुज और दे रहा है बी सी एफ। यहां पर हम मान लेते हैं एंगल, यहां पर ये एक एंगल बना 90 डिग्री का, तो इसके हिसाब से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? कर्ण। और इसके हिसाब से जब जे कर्ण हो चुकी है तो इसके हिसाब से जे आधार होगी कि नहीं, और इसके सामने वाली फिर बची क्या? लंब। और हमको जो वाली भुजा दी गई है उस भुजा को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इस वाली भुजा की हमको लंबाई जो दी गई है वो कितनी है? देखो डी, तो हमको ये लंब लेना है, और इसके हिसाब से ये कर्ण दिया है, ये भी लेनी है। तो ऐसी कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं? साइन थीटा वाला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो त्रिभुज लेते हैं पर पहले बी सी एफ से, तथा त्रिभुज बी सी एफ से साइन, इस वाले में कौन कौन सा बन रहा है? इसके अंदर आई माइनस आर, तो यहां लिखेंगे आई माइनस आर।
बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टे कर्ण, और लंब अपने पास कितना है, सी एफ, है ना, और कर्ण क्या है, इसके सामने वाली हो जाए ये बी सी। अब इसमें आपको सी एफ की वैल्यू दी गई है पहले से ही स्मॉल डी, तो यहां लिख देंगे साइन आई माइनस आर बराबर डी अपॉन में बी सी। यहां से बी सी इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, डी अपॉन में साइन आई माइनस आर। हो गया इतना, इसको मान लो समीकरण। अब समीकरण एक देखो बीसी बराबर, ये भी बीसी के बराबर, इन दोनों बराबर है तो यहां लिख लेंगे अपन समीकरण एक व दो से ये दोनों साइड बराबर है तो हम इन दोनों साइडों को लिख सकते हैं बराबर में फिर। तो ये वाली क्या है, स्मॉल टी अपॉन कॉस आर बराबर ये क्या है, स्मॉल डी अपॉन साइन आई माइनस आर, है ना। हमको काय की वैल्यू निकालनी है, डी की, क्योंकि डी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो इसको इधर ले आते हैं तो इधर डी बचेगा, तो ये हो जाएगा टी और यहां आ जाएगा साइन आई माइनस आर, और बटे में क्या आ गया यहां पर कॉस आर बराबर इधर क्या बचा, डी। यही पार्श्विक विस्थापन का सूत्र है, नीचे लिख लेना। हो गया इतना, एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ तो अपन क्या पढ़ रहे थे, कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या फिर पार्श्विक। तो एक कांच का गुटका लिया, इसमें से एक प्रकाश की किरण आपतित करवाई, तो जैसे ही अपन आपतित कराएंगे तो प्रकाश की किरण से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो माध्यम चेंज होने की वजह से अवलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। जैसे ही कांच के गुटके से बाहर निकलेगी तो वो अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब ये जो दूर बाहर निकली है किरण वो निर्गत किरण है, और अपन ने यहां से किरण पहुंचाई थी वो आपतित किरण है। ये आपतित किरण इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं गई, तो ये जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। और आपतित किरण और कांच के गुटके से निकली समांतर निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। फिर से सुन लो, आपतित किरण और कांच के गुटके से निकली समांतर निर्गत किरण के बीच की दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इतना हो गया। अब यहां से जो आपतित किरण आ रही है इसको अपन नाम दिया ए बी, और आपतित किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया है आई, जिसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। यहां से कांच के गुटके के अंदर जैसी किरण आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और इसको क्या नाम दिया, बी सी, और इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, क्योंकि जैसी माध्यम अगले में किरण जाती है तो उसका नाम क्या जाता है, अपवर्तित, और उसी माध्यम में लौटेगी तो उसको क्या कहते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद यहां से BC को क्या कहा, अपवर्तित किरण, और इसने जो एंगल बनाया वो कौन सा है, अपवर्तन कोण। कौन सा है, फिर से सुनो, ये आपतित किरण है आपतन कोण बनाएगी, जो अपवर्तित किरण है अपवर्तन कोण बनाएगी। अब यहां से ये वाला और ये पूरा एंगल बराबर होता है, लेकिन अकेला आर है हमारे पास, इसको जैसे पूरे एंगल को निकालेंगे अपन तो आई में से इस आर को घटा देंगे तो इतना एंगल अपने पास बच जाएगा। अभी समझाया था उस देर पहले, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों। अब जैसे ही हमारे पास इतनी वैल्यू दी है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू भी निकल आएगी। अब सी और डी ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण, और निर्गत किरण के द्वारा बना कोण, निर्गत कोण, ठीक है।
अब यहां से हमने एक लंब डाला इस पर, जिसको नाम दे दिया एफ, और यहां से इस लाइन को कंप्लीट किया तो ये एक त्रिभुज बना रही है, यहां से बी ई सी, और ये एंगल बनना है 90 डिग्री का। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और हम इस एंगल से इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये वाली भुजा बन रही है आधार, और इसकी लंबाई हमने लिख दी है यहाँ पर टी। तो हमारे पास आधार दिया है और कर्ण है, तो आधार और कर्ण वाला फॉर्मूला होता है cos थीटा में, तो cos थीटा के हिसाब से यहाँ पर लिखा आधार बट्टे कर्ण। आधार अपने पास बी सी, कर्ण है यहाँ पर, सॉरी आधार है बी ई, कर्ण यहाँ से बी सी, तो लिख दिया हमने। और जो थीटा की जगह जो एंगल है ना यहाँ पर आर है। फिर अपन ने यहाँ से बी और ई की वैल्यू लिखी है टी, क्योंकि ये जितना बी ई है उतनी हाइट इस कांचे के गुटके की है, तो हमने लिख दिया बी ई की जगह पर टी। cos r बराबर स्मॉल टी अपन बीसी, बीसी को इधर लाएंगे, cos r यहाँ पहुंच गया समीकरण एक। ऐसे त्रिभुज दूसरा बी सी एफ, इस वाले त्रिभुज में देखा कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, इसके हिसाब से ये वाली भुजा कर्ण, और इसके हिसाब से ये वाली भुजा आधार, तो ये बचा लंब, और ये वाली भुजा हमको दे रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है स्मॉल डी, तो लंब और कर्ण ये मिलता है अपन को साइन थीटा में, तो हमने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा वाला साइन, लेकिन यहाँ एंगल दिया है आई माइनस आर, तो हम लिखेंगे साइन आई माइनस आर, और ये लिखा है लंब बट्टे कर्ण। सी एफ लंब है और कर्ण है यहाँ से बी सी। सी एफ की वैल्यू दे रहा है अपने पास, इतनी दूरी कितनी है स्मॉल डी, लिख दिया हमने। बीसी जैसे कि जैसा, बीसी इधर लाएंगे तो साइन आई माइनस आर नीचे आएगा, बीसी बराबर ये भी, बीसी बराबर ये, दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर, दोनों को लिख दिया हमने बराबर में, ये इधर और ये इधर। अब इसको इधर ले आएंगे तो टी साइन आई माइनस आर, और नीचे कॉस आर जैसे लगाए, बराबर में क्या आ गया डी, तो डी को क्या कहते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन, तो यही पार्श्विक विस्थापन का सूत्र है।